हाय एवरीवन। आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेकंड यूनिट जो है नॉर्मलाइजेशन उसे पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी सबसे पहला टॉपिक ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे। देखिए, आज हम आपको बता दें कि इसके बाद के जो भी आपके लेक्चर्स होंगे उसके जो नोट्स होंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स को आप ले सकते हैं। जो हम यहाँ लिख रहे हैं वही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाएंगे। देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी के बाद हम पढ़ेंगे कि बेसिकली एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है। एट्रीब्यूट क्लोजर एट्रीब्यूट क्लोजर के बाद हम पढ़ेंगे कि सुपर की क्या होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी से सुपर की जो हमने पढ़ा था वहां पे पिछले लेक्चर्स में, वो सब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी से आपका सुपर की कैसे बनेगा उसको देखेंगे। फिर हम कैंडिडेट की देखेंगे और इसको फाइंड भी करना सीखेंगे कि कैंडिडेट की को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग ज्वाइन देखेंगे, फिर से लॉसलेस ज्वाइन देखेंगे। देन फंक्शनल डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन देखेंगे। डिकम्पोजिशन देखेंगे। ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे यहाँ लिखे गए हैं वैसे ही आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पिछले लेक्चर्स के जो नोट्स है वो अच्छे नोट पैड पे नहीं लिखा गया है, इसलिए उसे हम प्रोवाइड नहीं करा सकते, लेकिन इसके बाद के जितने लेक्चर्स होंगे उसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो यही जितने आपके टॉपिक हैं इसको हम पढ़ेंगे आज। इतने टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, एट्रीब्यूट क्लोजर, सुपर की, कैंडिडेट की और ज्वाइन और इन सारी चीज़ों को सारे नॉर्मलाइजेशन में इन्हें हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक आता है आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है उसे देख लेते हैं। ठीक, अब नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि कुछ टेबल्स होती हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई टेबल दिया गया है, ऐसे अलग अलग आपके टेबल दिए गए हैं और उस टेबल में आपका एक ही डाटा बार बार आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मान लीजिए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर है, फिर स्टूडेंट्स का नेम है। तो इसमें आपका एक ही डाटा S1 है, S2 है, S3 है। फिर उसका A नाम है, B नाम है और C नाम है। फिर से S1 आ गया, उसका A नाम है, लेकिन यहाँ कोर्स की बात की जा रही है। सॉरी, इसे ऊपर हमने लिख दिया, इसे नीचे लिख लेते हैं। अगर यहाँ कोर्स की बात करें, किसी कोर्स आईडी की बात करें, कोर्स आईडी की बात करें तो यहाँ पे C1, C2, C3 और फिर S1 ने C2 को भी ले लिया। तो इन दोनों को मिला के आपको क्या लग रहा है, अभी अभी आप देख के बताएंगे कि देखिए, इन दोनों को मिला के क्या लग रहा है कि एस आई डी और सी आई डी ये दोनों मिला के इस टेबल के क्या बन जाएंगे, प्राइमरी की। सीरियल नंबर बोला ना मैंने, सी आई डी और सीरियल नंबर मिला के अब किसके क्या बन जाएंगे, प्राइमरी की बोल सकते हैं, प्राइमरी की बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये डाटा रिपीट हुआ 2 बार। तो इन्हीं चीजों को कम करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में इसी को हम, मान लो कि अगर ये R1 टेबल है, इसके बाद एक R2 और R3 टेबल में इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या है, नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन है। और बेसिकली इसमें हम एक बड़े टेबल को छोटे टेबल में तोड़ते हैं और रिडंडेंसी को दूर करने की कोशिश करते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि सेम डाटा टेबल में बार बार आना। अब देखिए, इसके बाद हम अब अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है इसे लिख लेते हैं। इट इज बेसिकली यूज्ड टू एलिमिनेट एलिमिनेट और रिड्यूस रिडंडेंसी रिडंडेंसी इन डाटाबेस टेबल। मीन्स इसे हम रिडंडेंसी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, दूसरा बात आता है कि वाई
वी हैव रिडंडेंसी, मीन्स हमारे पास रिडंडेंसी आता क्यों, ये इसका तो रीजन होना चाहिए ना कि रिडंडेंसी होता है तो रिडंडेंसी क्यों होता है। देखिए इसका जो आंसर है, व्हेन वी हैव मोर देन वन रिलेशन, मीन्स हमारे पास एक से ज्यादा टेबल दिए गए होते हैं एंड वी आर स्टोरिंग देम इन ए सिंगल टेबल, मीन्स हमारे पास एक से ज्यादा, हम मान लीजिए कि आपके पास दो टेबल दिए गए हैं, उन दोनों टेबल को एक में लिखेंगे तो उससे आपका क्या होता है, रिडंडेंसी पैदा होता है। और उसी रिडंडेंसी को हम दूर करते हैं नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। अभी आपको देखना है कि ये कैसे होता है, आप देखिए, आपको हम एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। मान लीजिए कि जो पहला आपका एक रिलेशनशिप था, उसमें आपका एक एसआईडी था, जो कि बेसिकली एस नेम और डेट ऑफ बर्थ, एस नेम और डेट ऑफ बर्थ ऐसे था। और जो दूसरा रिलेशन आपका दिया गया है, उसमें कोर्स आईडी है, वो कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर को दिखा रहा है, ठीक ना, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर को दिखा रहा है। और जो तीसरा आपका टेबल दिया गया है, तीसरा टेबल एस आई डी सी आई डी को मिला करके फी को दिखा रहा है, मतलब ये आपका फी, मतलब जो फी लगता है उसको दिखा रहा है। देखिए ये आपका किसको दिखा रहा है, फी को दिखा रहा है। अगर इन सभी टेबल्स को एक साथ बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए आते हैं अपने टेबल को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। देखिए मान लीजिए, देखिए हमने टेबल बना लिया, इस टेबल में एंट्री देते हैं। हम इन तीनों रिलेशंस को एक सिंगल टेबल में शो करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वहां पे रिडंडेंसी देखने को मिलेगा। अगर एस आई डी है और यस नेम है, फिर से आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक ना, अब देखते चलिए, फिर सी आई डी है, सी नेम है, और आपका एक इंस्ट्रक्टर था, पूरा नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, और लास्ट में आपका फी था। आपका फी से कोई मतलब नहीं है, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देखिए एक स्टूडेंट S1 है, उसका नाम मान लीजिए ए है, उसका डेट ऑफ बर्थ 1990 है। फिर से एक S2 है जिसका नेम बी है, 1991 है। फिर से आपके पास S3 है जिसका नेम आपका सी है, 1990 है, 1990। अब देखिए अगर एक S4 स्टूडेंट है, उसका नाम डी है, उसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1989 है, और सभी टेबल्स में उसी का नाम है बार बार, ठीक ना। अब देखिए, और फिर S4 फिर से है, डी है, 1989 है। और कोर्स आईडी की बात करें, कोर्स आईडी की बात करें, देखिए यहाँ पे एक ही स्टूडेंट को कई बार क्यों लिया गया है, क्योंकि ये अलग अलग कोर्स लेगा, अलग अलग कोर्स लेगा, इसलिए इसका 3 बार नाम आया है, ठीक ना। अब देखिए S1 ने C1 कोर्स को लिया, S2 ने C1 कोर्स को लिया, फिर से S3 ने C1 कोर्स को लिया, S4 C1 को लेता है, C2 को लेता है, C3 को लेता है, ठीक ना। मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं, मतलब डाटाबेस, मान लीजिए डाटाबेस नाम दे दिया, डाटाबेस नाम दे दिया सबको। यहाँ पे C1 का डाटाबेस है, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, बेसिकली हम मान लीजिए एल्गो का सब्जेक्ट है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट है। इंस्ट्रक्टर डाटाबेस के मान लीजिए, इससे उतना मतलब नहीं है, क्योंकि देख देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए डाटाबेस का कोई इंस्ट्रक्टर आपका एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एल्गो का इंस्ट्रक्टर वाई है, और कंप्यूटर नेटवर्क का जेड है। तो आपको इस टेबल में कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखिए इस टेबल में क्या है। इस टेबल में आपका यहाँ से इतना पोर्शन, इतना पोर्शन सेम डाटा रिपीट हुआ है ना, ध्यान से देखिए इतने पोर्शन में आपका सेम डाटा रिपीट हुआ है। फिर आपका इतने पोर्शन में आपका सेम डाटा रिपीट हुआ है, इसकी साइज कितनी बड़ी है और कितना डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं आपका रिडंडेंसी। आई थिंक आप रिडंडेंसी को अब बेसिकली समझ चुके होंगे, और इस टेबल को हम छोटे छोटे कई टेबल्स में ब्रेक करेंगे और
ब्रेक करने पे आपका ये डाटा रिपीट नहीं होगा, तो ये डाटा क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड डाटा हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड डाटा हो जाएगा, ठीक ना। इसी को हमें पढ़ना है कि डाटा को नॉर्मलाइज कैसे करना है। इन चीजों को आगे देखेंगे हम, मतलब अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, लेकिन जैसे आप NF 2NF फिर से 3NF फिर BCNF इन चीजों को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप समझ जाएंगे कि कैसे एक टेबल छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड होता है। अभी तो आपको समझ आ गया होगा ना कि मतलब हम कैसे काम, हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हम करते हैं, फिर रिडंडेंसी क्या होता है। अब देखिए आपकी रिडंडेंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए हम लिख लेते हैं प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिडंडेंसी। देखिए इससे बेसिकली आपके तीन प्रॉब्लम हो सकते हैं, तीन प्रॉब्लम। उन चीजों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम। जो पहला प्रॉब्लम आपका होता है इंसर्शन एनॉमली। एनॉमली का मतलब बेसिकली होता है कि प्रॉब्लम, एनॉमली प्रॉब्लम होता है। फिर से आपका दूसरा जो है डिलीशन एनॉमली, और तीसरा आपका डुप्लीकेशन। ठीक। अब देखिए जो इंसर्शन एनॉमली क्या होता है, अगर आपका डाटा रिडंडेंट है तो उसमें इंसर्शन करने में प्रॉब्लम होगी तो उसको बोलते हैं इंसर्शन एनॉमली। अगर डाटा आपका डुप्लीकेशन है तो किसी एक जगह डिलीट करने से आपको पूरा डाटा डिलीट करना पड़ेगा। देखिए आपको, देखिए इसमें देखिए अगर S4 को डिलीट करते हैं तो आपको इन सारी डाटा को डिलीट करना पड़ेगा, तो मतलब एक डाटा में दिक्कत किया तो पूरा दिक्कत कर दिया। इसीलिए बोला था कि इसमें क्या होता है, एक डिलीशन एनॉमली होता है। और डुप्लीकेशन एनॉमली क्या होता है कि बेसिकली इधर देखिए डुप्लीकेशन एनॉमली क्या होता है कि मान लो अगर S1 दिया गया है, इसका कहीं डुप्लीकेट दिया गया है, तो अगर इस S1 में चेंजिंग करेंगे तो वहां भी चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। यही तीनों बेसिकली प्रॉब्लम है, आपका इंसर्शन एनॉमली है, फिर डिलीशन एनॉमली है और डुप्लीकेशन एनॉमली। इन चीजों को भी हम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा दूर करते हैं। जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो चीजें बारी बारी से अपने आप खत्म हो जाता है। देखो अगर हमारे पास जो डाटाबेस दिया गया है, डाटाबेस, इस डाटाबेस में आपका 0% एनॉमली है, 0% एनॉमली है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाटाबेस है, डाटाबेस है नो रिडंडेंसी, मतलब डाटाबेस में कोई रिडंडेंसी है ही नहीं। इस डाटाबेस में अगर आपका 0% एनॉमली है, मतलब इसमें एनॉमली है ही नहीं, कोई एनॉमली नहीं है, तो डाटाबेस क्या आपका क्या है, उसमें रिडंडेंसी है ही नहीं। समझ गए। तो देखिए इसके बाद वाला जो आपका टॉपिक आता है जिसे हम नॉर्मलाइजेशन में आगे बढ़ते हैं, वो आपका है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही फंक्शनल डिपेंडेंसी से शुरू करेंगे, और आपको जितना हमने आज पढ़ा वो पूरा लेक्चर का जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू।